नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी के साथ ही बेंच ने पंजाब सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने प्रदर्शनकारी किसानों पर भी तीखी टिप्पणी की, जो कि कई महीने से ट्रैक्टरों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। अदालत ने बेंच ने किसानों को राजमार्ग से ट्रैक्टर हटवाने की निर्देश हमने हाईकोर्ट में डाली थी, उसको चुनौती दी गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हम एप्रिशिएट करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने कुछ नाम दिए। उन नामों में हरियाणा से जस्टिस नवाब सिंह, पूर्व डीजीपी बीएस संधू, सुरजीत सिंह जी आईएएस, देवेंद्र शर्मा जी और हरबंस सिंह जी मोहाली से। अभी डिटेल्ड आपको सारा मैं बताऊंगा। और पंजाब से भी कुछ एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनके नाम दिए गए। हरियाणा से भी कुछ नाम दिए गए। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एक फेयर तरीके से ये नाम दिए हैं। उसके बाद जो आज मेन चीज हमने कहा कि कोर्ट को कि एम्बुलेंस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, जो लोकल आते हैं वहां से लोग, उनके लिए एक पार्शियल रूट खोल दिया जाए, टेम्परेरी पैसेज दे दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा पंजाब के डीजीपी एमिकेबली बैठकर इस बात को सेटल करें और उसमें एसएसपी पटियाला और एसएसपी अंबाला और कमिश्नर्स बैठें और इसको बात को खत्म करें। और पंजाब को बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि जो भी ट्रैक्टर ट्राली वहां पर खड़ी है, पंजाब सरकार आश्वस्त करे कि वह ट्रैक्टर ट्राली वहां से हटे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चीज कही कि ट्रैक्टर लगाना हाईवे कोई पार्किंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक अपना वर्डिक्ट दिया कि हाईवेज आर नॉट फॉर पार्किंग। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इन डिसीजंस का, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट्स रखे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। और मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 22 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बहुत लंबी बहस चली। कहीं ना कहीं जो एजी पंजाब थे उन्हें भी आज कहा कि काफी परेशानी हो रही है लोगों को। और हमारे द्वारा भी यही पॉइंट रखा गया था, टेम्परेरी पैसेज खोलने के लिए, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए। और जो जनरल पब्लिक अंबाला से शंभू जाती है, पंजाब की तरफ जाती है, और पंजाब से जो अंबाला की तरफ लोग आ रहे हैं, क्योंकि अंबाला एशिया का सबसे बड़ा हब है कपड़ा मार्केट, वहां पर लोग नहीं आ रहे। हमारा अंबाला भूखमरी की कगार पर आ गया था। तमाम चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट को ये बताई हुई थी। अब हमें आशा है कि 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दौर है वो हरियाणा और पंजाब के हाथों में सौंप दी है। मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब की सरकार जनहित में, लोगों के हित में, जो लोग भूखमरी की कगार पर आ गए उनके हित में अपने डीजीपी को, एसएसपी को ऑर्डर करेंगे कि ये बॉर्डर खोला जाए। 22 अगस्त के लिए ये मामला रखा गया है। और इसके अंदर स्पेसिफिक कहा गया कि एम्बुलेंस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, और जो लोकल लोग हैं, जैसे कि अंबाला के लोग हैं जो शंभू जाते हैं, और शंभू से हजारों लोग हैं जो अंबाला की तरफ आते हैं, इन तमाम लोगों के लिए शंभू बॉर्डर खोला जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आज मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें 22 अगस्त तक इस बॉर्डर को हम खुलवाएंगे। कम से कम कमेटी का क्या काम होगा? कमेटी जो अपॉइंट की जाएगी उसका काम क्या होगा? कमेटी का काम होगा जो किसानों से बात करेगी, जो भी किसानों के मसले हैं। ये किसानों के मसलों को लेकर कमेटी उनसे बात करेगी। अभी 7 लोगों की लिस्ट हरियाणा ने दी है और 7 लोगों की पंजाब ने दी है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि किन किन लोगों को कमेटी में ऐड करना है। और अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये कमेटी निर्णय ले कि कैसे किसानों के मसले को हल किया जा सकता है। और इसमें कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने शामिल नहीं किया है। हमें आशा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को हमने यह भी कहा कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर इस कमेटी फैसला ले, क्योंकि लोग बहुत परेशान है। पर कहीं ना कहीं जो हमारी एक इंटरम, हमारी एक रिलीफ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो आपको अगली डेट तक हम देंगे। और मुझे आशा है पंजाब और हरियाणा के डीजीपी मिलकर शंभू बॉर्डर को अगले। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस दौरान कहा कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार में 3000 सरकारी स्कूल बंद हुए। दूसरी तरफ दिल्ली में आपकी सरकार बच्चों के लिए एसी वाले स्कूल बना रही है। आज हरियाणा के अंदर यहां का जो नौजवान है उसको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या नारा दिया था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था, नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी आपको। नौकरी मिल गई क्या आपको? नौकरी मिली क्या? अरे नौकरी मिल गई आपको? नहीं मिली। किसान को कहा था फसल का दाम 2 गुना करेंगे, फसल का दाम 2 गुना हो गया? नहीं हुआ।
महंगाई कम करने का वादा किया था। महंगाई कम हो गई देश में? नहीं हुआ। क्या काम है भाजपा के लोगों का? दिन रात आपसे झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। इसलिए मैंने बीजेपी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। झूठ बोलने का काम करते हैं दिन रात। हर बात पे आपसे झूठ बोलना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज है। 10 साल दिल्ली में मोदी जी हैं, 10 साल हरियाणा में बीजेपी का शासन है। और इन 10 साल में डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के लिए क्या हुआ? 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पूरे हरियाणा में। 3000 सरकारी स्कूल। एक तरफ भाजपा की सरकार है जो सरकारी स्कूलों को बंद करती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो अच्छे सरकारी स्कूल बनाती है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। आज दिल्ली के जैसा सरकारी स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। यह काम केजरीवाल ने करके दिखाया। ऐसे ही स्कूल हरियाणा में बनाने का काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर इस वर्ष प्रदेश सरकार ने तिरंगे को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के प्रयत्न संकल्प को अपने हाथ में लिया है। वहीं बीजेपी सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पीएम मोदी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्र के प्रति आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के सहयोग भागी बने। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्र के प्रतीक, आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा जिस उत्साह के साथ युवा मोर्चा के उत्साही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में निकाल रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, छात्रों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा इस अवसर पर जो उत्साह दिखाया जा रहा है, ये नए भारत का दर्शन करता है। क्योंकि तिरंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस भाव को अंगीकार करते हुए आज हम सब लखनऊ महानगर की इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर एक बार फिर से आपके इस उत्साह के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरी यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि कल से, आज से 15 अगस्त तक, स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंचप्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। आपको आजादी के 48वें स्वाधीनता दिवस के अवसर के लिए 78वें स्वाधीनता दिवस के अग्रिम
शुभकामना देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने बताया कि पिछले साल हिमाचल में आपदा आई थी और इस साल भी बारिश के कारण प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। रामपुर, मंडी और किन्नौर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। विभाग पूरी तरह से तैयार है, डॉक्टरों को तैनात किया गया है। मैं प्रदेश के लोगों से अनुरोध करता हूं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो वे अपने घरों से डिप्लॉयमेंट क्या है डॉक्टर की फील्ड में और किस तरह से आप लगता है? पिछले साल जिस तरह से आपदा आई, इस वर्ष भी जो है बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान प्रदेश को हुआ है और भिन्न भिन्न इलाकों में रामपुर, मंडी, किन्नौर इस इलाके में ज़्यादा जो है जो हमारा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और समेच जो पीएससी समेच जो रामपुर के अधीन आती है, तो वो हमारी पूरी जो पीएससी की बिल्डिंग जो है वॉश आउट हुई है। और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और डॉक्टर्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो की जा चुकी है। और अभी आपने देखा कि जो बीते दिनों जोगिंदर नगर में जिस तरह से पीलिया जो है वो फैला था और तुरंत प्रभाव से प्रभावी कदम उठाए गए विभाग द्वारा और 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम वहां पर तुरंत प्रभाव से भेजी गई और आज वहां पर स्थिति सामान्य है। और हमारा विभाग जो है इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और तैयार है। सर, अभी मौसम विभाग ने अलर्ट रखा हुआ है 18 तारीख तक, अभी प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट किया गया है, तो सरकार अलर्ट पे है? बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं और मेरा ये भी प्रदेशवासियों से आग्रह रहेगा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, अपने घरों से बाहर मत निकलें और अपनी सुरक्षा स्वयं आप करें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिप्लॉयमेंट कर दी है, डॉक्टर्स की दवाइयाँ वगैरह भेज दी है, छुट्टियाँ वगैरह भी कैंसिल कर दिया है एम्प्लॉयज? बिल्कुल बिल्कुल, जो डॉक्टर्स हैं पूरी तरह से जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आने वाले समय में जो मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है 18 तारीख तक जो अलर्ट जो उनके द्वारा जो दिया गया है, हम उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, आज प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा था हिमाचल प्रदेश का, तो किन कारणों से जो है यहाँ पर उनका आना था और एक हवाई दौरा था और मौसम खराब होने की वजह से वो दौरा जो है वो रद्द किया गया। तो अभी नेक्स्ट डेट अभी कोई इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, जैसी कोई जानकारी होगी तो आपको जरूर। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, हम पूरी ताकत से इसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। झूठ और छल की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जो लोग संविधान खतरे में होने की दुहाई देते हैं वह आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे। एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हम सभी एनडीए के साथी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव 10 सीट पर जीतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भागीदारी की बात कर लीजिए तो आप लोगों की बतौर सुभाषपा इस बार एनडीए के जो अभी जो उपचुनाव होगा उसमें क्या भागीदारी रहने वाली, क्या कोई सीट की डिमांड है या आप लोग मिलकर लड़ेंगे? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो भी उम्मीदवार आएगा उसको पूरी ताकत के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है कैसा इस बार का चुनाव रहने वाला है, क्योंकि जो बीते अभी चुनाव हुए हैं उसमें यूपी में जो ग्राफ था एनडीए का वो कहीं ना कहीं डगमगाया है इंडिया गठबंधन के सामने, तो क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा। झूठ फरेब की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यालय पर लोग चुनाव के बाद घेर लिए, खटाखट वाला झटाझट निकले और खटाखट पहुंच गए कार्यालय और रोते बिलखते लौट के घर चले गए। संविधान खतरे में है दुहाई देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के नेता की जबान से ये नहीं निकलता है कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उस पे अमली जामा पहनाने के लिए हिम्मत नहीं है बोलने की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत के अंदर और बाहर बहुत सारी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। उन्हें पहचानना होगा जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ जी, सर, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है हिंडनबर्ग के मुद्दे को लेकर, क्या लगता है कि ये पहले जिस तरह पेगासस को लेकर इस पर हंगामा किया गया था या वही मामला है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया था कि शेयर मार्केट में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, एक बात समझना होगा, आज भारत के खिलाफ जितने भी लोग हैं देश के अंदर या देश के बाहर, कई ताकतें हैं जो भारत के विरोधी हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं। उनको पहचानना होगा और जो भारत के खिलाफ, भारत के उभरते हुए अर्धशक्ति, इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग खेल खेल रहे हैं, उसमें भारत के प्रमुख विपक्षी दल और साथ में कांग्रेस के साथ में कुछ लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके कुछ साथी देश को ही बर्बाद करना चाहते हैं। वो मोदी जी को तो नहीं गिरा पाया क्योंकि देश मोदी जी के साथ खड़ा है। भारत के लोग मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। चुनाव हो गए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बन गई है। अब चुनाव नहीं जीत पाए और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम सब जानते हैं। और ये कभी सफल नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत के लोग समझ चुके हैं कि देश के विरोधी कौन लोग हैं। बंगाल में मर्डर सामने आया है, पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर का, बंगाल में जो मर्डर सामने आया है, पीजी ट्रेनिंग, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है उसके लिए हमारे पार्टी के लोग भी वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं और देश भर में मेडिकल फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे पास में उसका डिटेल नहीं है क्योंकि संबंधित मंत्री जी उसको देखेंगे, लेकिन ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है। अगर मेडिकल में काम करने वाला का ही संरक्षण नहीं होगा, उनका सेफ्टी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर सॉल्व नहीं होता कलकत्ता पुलिस। मेरे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 2 दिनों से चल रहे ऑपरेशन रक्षक में जिला सिरमौर के लाल प्रवीण शर्मा शहीद हो गए। प्रवीण शर्मा जिला सिरमौर राजगढ़ उपमंडल के पालू गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। वे 1 पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे। वे अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और 2 महीने बाद ही उनकी शादी भी हुई। पिछले साल 14 जून से जेल में बंद तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीही की बेंच ने मामले में सुनवाई की। इस पर लंबी चौड़ी बहस भी हुई और कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंसी मजाक और खूब ठहाके भी लगे। इस मामले में ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सेंथिल बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लुथरा अदालत में पेश हुए। इस केस में दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण दलीलें दी और अंत में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच भारत में सीमा पर तनाव है। इस बीच कुछ बांग्लादेशी तस्करों के साथ बीएसएफ की मुठभेड़ हो गई, जिसमें इलाके में गश्त कर रहे बीएसएफ के एक जवान ने 5 से 6 लोगों को सिर पर सामान लेकर भारतीय क्षेत्र से बांग्लादेश की ओर जाते देखा। जवान ने तुरंत आगे बढ़कर तस्करों को रुकने के लिए कहा। लोगों ने जवान के निर्देश को नजरअंदाज किया और झाड़ियों के पीछे छिपे तस्करों ने एक अन्य समूह ने जवान पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जवानों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। इसमें एक तस्कर ढेर हो गया। चीन और रूस के साथ ही कई मुल्कों के सपोर्ट के चलते ईरान की स्थिति मजबूत होती जा रही है और वो कभी भी इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि गाजा में इजरायली जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही।
10 अगस्त को गजा के एक स्कूल पर इजरायली सेना यानी IDF के हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जख्मी हुए। गाजा के इस स्कूल में मजलूम फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। हमास के बयान जारी कर बताया कि ये हमला गाजा सिटी के दराज तूफा इलाके में अल ताइबान स्कूल पर हुआ। ये हमला तब हुआ जब मुसलमान सुबह की नमाज अदा कर रहे थे, जिसके चलते बड़ी तादाद में लोग मारे गए। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।